Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. Today we are going to start class 9th history, chapter number 1st, the French Revolution, but part 2nd. लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस करा था एज ए मूवी का एक ट्रेलर मान लो, जिसमें क्या हुआ था, जो बेस्टाइल फोर्ट है उसका डिस्ट्रक्शन हुआ वो हमने देखा. बट वो हुआ कैसे, क्यों, कौन कौन सी कंडीशन रही होगी उस वक्त, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रगल टू सर्वाइव. अब उस वक्त ऐसी कंडीशन हो गई थी कि लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था, और जो रिवोल्ट हुआ था वो उसी के बेस पर हुआ था. बट रीजन सिर्फ एक नहीं था, बहुत सारे रीजन थे जिन्होंने सर्वाइवल या फिर इस डिस्ट्रक्शन को सपोर्ट करा. द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबव 23 मिलियंस इन 1715 टू 28 मिलियन 1789. सबसे पहले जो मॉस इंक्रीज था वो किसका था? पॉपुलेशन का. अब जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल, वहां कंडीशंस और क्रिटिकल हो जाती है. जॉब्स, फूड, बहुत सारे ऐसी चीजें. दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स. जाहिर सी बात है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी फूड की डिमांड भी बढ़ेगी. इकोनॉमी का ये रूल है. प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड. और जो ग्रेन्स की प्रोडक्शन थी वो उस डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पा रही थी. तो जाहिर सी बात है कि जब कंडीशंस इतनी क्रिटिकल हो गई तो नॉर्मल से नॉर्मल जो भी ह्यूमन होगा वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली. और जो उस वक्त जितनी पॉपुलेशन थी उन सब का जो प्रायोरिटी बेस पे फूड था वो था ब्रेड. क्या था? ब्रेड था. अब बात आती है, हमने सबने वड़ा पाव खाया है. वड़ा पाव बहुत फेमस है, बट पता है इसका इन्वेंशन कैसे हुआ होगा? तो जब फ्रेंच में ऐसी कंडीशंस आ गई, जो फूड ग्रेन्स है उनकी कमी हो गई, तो लोगों ने भूख मिटाने का वन टाइम के लिए जो ब्रेड है वो बनाया था, क्योंकि वो रोटी से सही रहता है और फुली भी होती है तो पेट भर जाता है. उसी आगे जो वड़ा पाव था वो अकॉर्डिंग बनाया तो गया था लेबर्स के लिए, ताकि उनको एक बार में खिलाए, उनकी भूख मिट जाए, लंबे समय तक वो काम करते रहे. तो वड़ा पाव का इन्वेंशन वहीं से हुआ है. अंडरस्टैंड? तो कह रहा है कि जो ब्रेड के प्राइसेस थे उस वक्त वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे. तो अगर ब्रेड प्राइस बढ़ेंगे, लोग परेशान होंगे, तो रिवोल्ट तो होगा ही. मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप्स whose own fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise in price. अब जितने भी लेबर्स हैं, मोस्टली जो पॉपुलेशन क्या कर रही थी, लेबर का काम कर रही थी. और उस वक्त लेबर्स कौन से काम में कर रही थी? टेक्सटाइल मिल सबसे ज्यादा चल रहा था उस वक्त. तो उस वक्त वो सारे जितने भी लेबर्स थे वो सारे टेक्सटाइल में लगे हुए थे. अब जो उनका ओनर है उन्होंने वर्कलोड बढ़ा दिया, बट जो वेजेस है उनकी प्राइस बढ़ाए नहीं, उल्टा कम और कर दिया, फिर फिक्स कर दिए. द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड एंड द थिंग बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट ऑन हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट. पहले तो उनके जो वेजेस थे उनको फिक्स कर दिया गया. अब जब काम बढ़ रहा है, काम करेगा तो आदमी क्या करेगा? थकान होगी, भूख लगेगी. तो ग्रेन्स का जो डिमांड है वो बढ़ रही है, बट जो प्राइस है उनको खरीदने के लिए जो इनकम है वो जनरेट नहीं हो रही है. इनकम रुक गई, डिमांड बढ़ गई, और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ग्रेन्स का वो भी रुक चुका है. ऊपर से हार्वेस्ट भी रिड्यूस हो चुका है. क्यों हो चुका? उसके भी अलग अलग रीजन है, क्योंकि विंटर्स का जो कहर है वो इतना वाइड हो गया था, जो हार्वेस्ट था पूरी की पूरी फसल जो है वो खराब हो गई थी. दिस लेड टू ए सब्सटेंस क्राइसिस, something that occurred frequently in France during the old region. उस वक्त के जो मोनार्कियल सिस्टम थे वो चाहते थे कि जो हमारी सत्ता है, जो हमारी पावर है वो वैसी बनी रहे जैसे पहले थी. यानी जो पावर पूरी की पूरी है वो मोनार्की या फिर उसके किंग के या फिर उसके सम्राट के हाथ में हो. अंडरस्टैंड? अब जो क्राइसिस हो रहे थे वो हो कैसे रहे थे? सीधी सी बात में समझना. जस्ट लाइक बैड हार्वेस्ट, जो फसल थी वो खराब हुई. यानी एक तरह से मान लो कि जो प्रोडक्शन है वो रुक चुका है. जैसे ही प्रोडक्शन रुका, रीजन उसका कोई भी रहा हो,
डजंट मैटर, पहले उसका प्रोडक्शन रोक दो, तो जैसे ही प्रोडक्शन रुकेगा स्कैरिटी ऑफ ग्रीन, कमी हो जाएगी ग्रेन्स की बहुत ज्यादा, और राइजिंग फूड प्राइसेस, और जो फूड प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई है वो नहीं हो पा रही, पर डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे ही राइजिंग फूड प्राइस, जैसे ही फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड, और जो सबसे गरीब हैं वो ब्रेड नहीं बाई कर सकेंगे। और अगर वो बाई नहीं कर पाए तो इससे दो चीजें सामने आती है। पहला, वीकर बॉडीज, यानी जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो पूरी की पूरी लो हो जाएगी, जिससे इफेक्ट किस पे पड़ेगा? उनके वर्कलोड पर, और वर्कलोड पे इफेक्ट पड़ा तो उनकी अर्निंग नहीं हो पाएगी। सेकंड, फूड रिवॉर्ड्स, जितने भी रिवॉर्ड होंगे फूड के लिए दंगे हो जाने, लोग पागल हो जाएंगे उस फूड के लिए, क्योंकि मिल नहीं रहा उन्हें। और इससे फिर से दो चीजें सामने आती है। वीकर बॉडीज से क्या होगा? डिसीज, और डिसीज इतनी वाइड रूप में स्प्रेड होगी ना, बहुत बुरी तरीके से। एंड देन लास्ट, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, और उसका भी जो फूड रिवॉर्ड्स है उसमें भी क्या होगा? लोग लड़ेंगे तो क्या होगा? डेथ बढ़ेगी। तो जो बैड हार्वेस्ट है, जो प्रोडक्शन का लिमिटेशन है, वो एंड में क्या रिजल्ट रहेगा? डेथ, मतलब तबाही। तो उससे अच्छा है कि हम किंग पर अटैक करें, उसके पास जो पैसा है वो हम लेके हमारी जितनी भी नीड है वो पूरी करें। लोग तो ये सोचेंगे। अब जैसे लुई 16 था, उसकी रानी, उसकी वाइफ का नाम था एंथेतुएट। एक बार क्या हुआ, जो बैस्टाइल फोर्ट है उसके सामने बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसके लिए? ब्रेड के लिए, क्योंकि दंगे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उनके पास लास्ट होप क्या बचा कि हमारा जो किंग है वो हमारी हेल्प करेगा। तो सारे चले गए किंग फोर्ट के सामने खड़े हैं, पूरी की पूरी जनता इधर खड़ी है, पॉपुलेशन। यहां से वो क्वीन बाहर आती है, बोलती है कि अगर तुम्हारे पास ब्रेड नहीं है तो केक खाओ। क्या बोला? कि अगर तुम्हारे पास ब्रेड नहीं है तो क्या खाओ? केक खाओ। अब जो उनका स्टेटमेंट था ना, वो बहुत ही, जो पॉपुलेशन में इफेक्ट हुआ बहुत बुरी तरीके से हुआ, और जो रिजल्ट रहा वो हम सबको पता है क्या हुआ। ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। अब प्रिविलेजेस क्या होता है? राइट्स। कौन से राइट? जो बर्थ राइट है, मतलब जन्म होते ही आपको अधिकार मिल चुका है, राइट्स मिल चुके हैं कि आप टैक्स नहीं भरोगे, जितनी भी जमीन है वो आपके अंडर में है, और इन सब का जो टैक्स है वो आप कलेक्ट कर पाओगे। बट आपको कोई टैक्स नहीं देना, आप एकदम पूरा एरिस्टोक्रेसी की लाइफ सफर करोगे। इन द पास्ट, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity। मतलब पहले भी, अब ये बात नहीं है कि सिर्फ यही ऐसा रिवोल्ट रहा, उससे पहले भी रिवोल्ट हुआ था। तो सबसे पहले एक्चुअली क्या इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था सारा। अब यूरोप में इंग्लैंड के बाद जो सबसे पावरफुल स्टेट रहा वो था फ्रेंच, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी ना वहां, तो लोग एजुकेट हो रहे थे, और जैसे एजुकेट होना शुरू हुआ तो नई थिंग डेवलप होगी, और वो जब एजुकेशन बढ़ेगी ना तो ऑटोमेटिक हमें रियलाइज होगा कि हम कहां गए सही हैं और कहां गलत हैं। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो हर बार उन्होंने ट्राई करा कि एक बड़े स्केल पर चेंज करने के लिए, बट हर बार पॉसिबल नहीं हुआ, कुछ ना कुछ चीजें रह के रुक जाती थी। क्योंकि देखो सीधी से बताता हूं आपको, अब हम किसी चीज के लिए रिवॉल्ट कर रहे हैं, पर हम इंटरनली थोड़ा सा भी उसके लिए एग्री करते हैं ना नॉन रिवॉल्ट के लिए, तो हमारी जो डेडिकेशन है वो रुक जाती है। तो यही सबके साथ हो रहा था। बट यहां कंडीशन आते आते जब लोगों को फूड मिलेगा ही नहीं तो करेंगे क्या? उनके पास दो ही रास्ते, मरना या फिर मारना। तो फिर ऐसे जाके जो रिवोल्ट का डेडिकेशन है वो अपने आप डेवलप होता है। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रोस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। अब जैसा कि मैंने कहा कि सारा का सारा डिपेंड किस पे करता है? एजुकेटेड ग्रुप पे।
तो पहले लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे तो वो उस चीज को नहीं समझ पाए, पर जैसे धीरे एजुकेट होने लगे तो जितनी भी रेवोल्यूशन या फिर जो नेशनलिज्म का जिम्मा था पूरा का पूरा किस पे आ गया, जितने भी एजुकेटेड पर्सन थे उन पर। अब जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे वो सारे एजुकेटेड थे या सेकेंड स्टेट के थे एजुकेटेड थे, पर जो थर्ड स्टेट था वो सबसे वर्स्ट कंडीशन में था क्योंकि उनको हर हाल में टैक्स पे करना था अकॉर्डिंग टू बुक्स, क्योंकि जितनी इनकम हो रही थी उनका 85% ये सिर्फ टैक्स में पे करते थे। यानी जो थर्ड स्टेट की 100% इनकम थी उनमें से 85% सॉरी वो सिर्फ टैक्स में पे करते थे। अब सोचो कि कंडीशन कितनी वर्स्ट रही होगी उस वक्त। और उस कंडीशन में उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया। तो अब हमारे पास ये क्या रीजन रहता है कि हमें वो नहीं मिला, पर इनका सोचो वो कैसी वर्स्ट कंडीशन में रह के खुद को एजुकेट कर सकते तो हम क्यों नहीं। Understand, the 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class who earned their wealth through expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen, silk, textile that were either exported or brought by the rich members of societies। जैसा कि मैंने कहा जो मोस्ट वर्क था उस वक्त वो था टेक्सटाइल का। तो अब क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट है उनके पास पैसा नहीं था बट एजुकेटेड हुए तो आइडिया तो नहीं आएंगे, तो उन्होंने अपने आइडिया से अपनी वेल्थ जो है वो जनरेट करी। कैसे? एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, जो समुद्री व्यापार है उसको बढ़ाकर क्या करते थे, सिल्क लाते थे, बनाते थे एंड उसको सेल करते थे। सेल कैसे करेंगे? अगर दूसरी जोन में सेल करेंगे तो क्या इनकम जनरेट होगी। उसके अलावा दूसरा तरीका क्या था, रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के अमीर लोग थे ना वो अपनी अमीरी दिखाने के लिए उसको बाय करते थे कि देखो सिल्क है, और उस वक्त सिल्क के बहुत हाई प्राइसेस थे तो ये सिल्क सेल करेंगे, अर्निंग किसको होगी, थर्ड स्टेट को। तो ऐसे करके उन्होंने अपनी वेल्थ जनरेट करी। In addition to merchants and manufacture, the third state included professionals such as lawyer, administrative officials। और थर्ड स्टेट में जो मोस्टली लोग थे कौन से, मैन्युफैक्चर या मर्चेंट कौन थे, जो सारे प्रोफेशनल थे अपने अपने या फिर ग्रुप में कह सकते हो या फिर अपने अपने सेक्टर में, जैसे कि कोई टीचर रहा, एजुकेशन ग्रुप में रहा, प्रोफेसर रहा, लॉयर रहा, तो वो सारे अपने अपने फील्ड के मास्टर्स थे और उनका आइडिया जो आगे था बिजनेस डेवलप का। तो वहां से ये लोग थोड़ा इनकम जनरेट हुई और वो अच्छी पोजीशन में आना स्टार्ट किए थे। All of these were educated and believed that no group on society should be privileged by birth। और जैसे एजुकेट हुए उनको पता लगा कि भाई सारे राइट्स ठीक हैं, जो हो रहा है मिल रहे हैं वो ठीक है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो प्रिविलेज बाय बर्थ है ना वो बिल्कुल ही गलत है। मतलब वो इंसान पैदा हुआ है और उसको सारे अधिकार मिल चुके हैं, नो, ये पूरा का पूरा गलत है। उन्होंने ये बोला, किसने, थर्ड स्टेट, जो एजुकेटेड हो रहे थे या फिर हो चुके थे या फिर जो अपने फील्ड में मास्टर थे। Rather, a person's social position must depend on his merit। और उन्होंने कहा कि उसकी जो पावर है या फिर जो उसका रेफरेंस है, सोशल रेफरेंस है, उसकी पोजीशन वो उसकी मेरिट पर, यानी उसकी जो एजुकेशन है वो क्या सोचता है, क्या करता है और समाज के लिए उसका क्या दायित्व है या फिर जो भी उसके लिए है उस पे डिपेंड करता है सारा का सारा। These ideas envisages a society based on freedom and equal laws and opportunities for all, were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau। ये दो फिलोसोफर्स हैं जिनके बारे में जो कंप्लीट इनका बायोडाटा है वो हम या तो चैप्टर के एंड में या फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट जो मोस्टली फिलोसोफर थे उनका ही आइडिया था इस नॉलेज को स्प्रेड करने का कि सत्ता कैसी, कि एक मोनार्की जो है, जो किंग का सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, जो उनका रूलिंग सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, बट जो थर्ड स्टेट है उनको कैसे रहना चाहिए। उन्होंने सब कुछ बताया। और जब लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, इनकी मोस्टली जो बातें हैं
वो करेक्ट साउंड करती है, तो लोगों ने उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा। इन हिज 2 treatises ऑफ गवर्नमेंट, लॉक sought to refute the doctrine of the divine and absolute rights of द मोनार्क। और इन 2 ट्रीटीज में इन फिलोसोफर ने ये अवॉइड किया कि जो एब्सोल्यूट मोनार्क है उनके जो राइट्स हैं, मतलब ऐसे एक तरह से कह सकते हो जो दैवीय शासन, मतलब कि वो पूरा का पूरा मोनार्क खुद को एज ए स्टेट डिक्लेयर करेगा, या फिर उनके जो वर्ड है वो ही लॉ है, इस पूरे के पूरी थ्योरी को उन्होंने क्या करा, एबोलिश करा कि ये गलत है। रूसो कैरीड द आइडिया forward, proposing a form of government based on social contract between people and their representatives। और रूसो ने भी उनका सपोर्ट करा, जो लॉक की थ्योरीज थी उनको सपोर्ट करा और कहा कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पीपल और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में ही होना चाहिए। इस पर पूरा का पूरा जो राइट्स है या फिर रूल है वो किंग के अकेले का नहीं होगा। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, Montesquieu proposed a division of power within the government between legislative, the executive and judiciary। और जो फिलोसोफर था मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने ऑफर करा कि जो पावर का डिवाइडेशन है वो 3 चीजों के बीच में होना चाहिए। किसमें? लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। तब जाके उस स्टेट का जो पूरा जो पॉलिटिकल है वो पूरी सही रूप से चल पाएगा। एंड दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। और ये पूरा का पूरा जो रूल है, यानी पावर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, वो किसने फोर्स करा? लास्ट में यूएस ने भी उसको अप्रूव किया था आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस। यानी जो ब्रिटेन में 30 कॉलोनीज थी वो पूरी उन्होंने हायर कर रखी थी, वो सारी इंडिपेंडेंट के बाद। किसमें? ब्रिटेन से। और इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल यही 3 चीजें उन्होंने भी अप्रूव करी है। तो कहीं ना कहीं जो फिलोसोफर थे उनकी जो थिंकिंग थी वो पूरी ब्रॉड थी। और वो कैसे हुआ? जब वो एजुकेटेड हुए तब पॉसिबल हुआ। बिना एजुकेशन के ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उन जो आप पे बाउंडिंग है उस बाउंडिंग के क्रॉस करके कुछ आप उनको सोच सको। The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France। और जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या था? वो था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा एग्जाम्पल था पॉलिटिकल थिंकर जो फ्रांस में थे उनके लिए, कि उन्होंने भी जो गारंटी दी है पूरी राइट्स की, जो पीपल का राइट्स हैं उनको एबोलिश नहीं किया जाएगा या फिर मोनार्की के अंडर उनको नहीं सौंपा जाएगा। उस आइडिया को पूरा रेफर करते हुए इन्होंने आगे अप्रूवल करा है। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में है वो सारे के सारे रूल हैं वो किसी ना किसी देश से या फिर किसी न किसी कंटेंट से उठाया गया है। The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspaper। और जो भी फिलोसोफर के आइडियाज थे अकॉर्डिंग टू, वो क्या करें, सब डिस्कस कर रहे हैं लोग, उनको सैलून में कर रहे हैं, कॉफी हाउसेस में कर रहे हैं, और स्प्रेड अमंग पीपल, और लोगों के बीच में बुक्स को पब्लिश करके, न्यूज़पेपर में पब्लिश करके उन आर्टिकल्स को जो फिलोसोफर ने कहा है या फिर जो उनकी थ्योरीज है उनको पब्लिश करके डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अंडरस्टैंड? These were frequently read aloud in group for the benefit of those who could not read and write। अब एजुकेटेड हुआ बट जो लोग जिनको पढ़ना नहीं आता बट वो सुन तो सकते हैं, समझ में तो आता उनको क्या सही है क्या गलत। तो क्या करा? These were frequently read aloud in group फॉर द बेनिफिट, यानी उन लोगों के बेनिफिट के लिए जिनको पढ़ना नहीं आता उनको भी पढ़ के सुनाया गया कि सुनो ये जो हमारे फिलोसोफर है ये सोचते हैं, इनकी ये थ्योरीज है, आपका क्या मानना है। फिर वहां से जो नए नए आइडियाज है वो और आए लोगों के सामने। द न्यूज दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस। और यही जो न्यूज है कि जो लुइस फिलिप है उन्होंने जो सारे टैक्स प्लांट करे हैं लोगों पर टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो खर्चा हुआ है उनको पूरा यानी भरपाई करने के लिए ऑफ द स्टेट
जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। और लोगों का वहीं से गुस्सा शुरू होना स्टार्ट हुआ कि कैसे, एक तो हम भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए उधर कुछ नहीं है, ऊपर से जो टैक्सेस है वो किस लिए हैं, भरपाई करने के लिए, तो लोगों को गुस्सा आएगा। ऊपर से बाय जो सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस है वो भी है, यानी जो फर्स्ट स्टेट है वो टैक्स नहीं पे करेगा, जो सेकंड स्टेट है वो भी टैक्स नहीं पे करेगा, बट जो टैक्स का सारा जो भार है, जो लीडरशिप है, वो सारी थर्ड स्टेट। क्या ये सही है? तो यही लोगों ने जब सोचना शुरू करा तो उनका जो गुस्सा था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका। Where did this start? अब थोड़ा सा हम टाइम मशीन में बैठेंगे, इन सब से थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि ये सब चीजें शुरू कैसे हुई, बट क्यों हुई। हमें ये पता है कि चीजें चल रही हैं, ये हुआ वो हुआ, बट ये सब शुरू कहां से हुआ होगा। चलिए, फ्रांस वाज द मोस्ट पावरफुल नेशन इन यूरोप आफ्टर इंग्लैंड इन 18th सेंचुरी। हम कहां आ गए, हम 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में आ गए। तो क्या बोल रहे हैं कि जो फ्रांस था वो स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल था आफ्टर इंग्लैंड इन यूरोप 18th सेंचुरी में। देन लुइस 14 who was the ruler 1643 to 1715। अब हम क्या कर रहे हैं, टाइम मशीन में पीछे आगे, कब आगे, जब कौन रूल कर रहा था, लुई 14 रूल कर रहा था। कब की बात, 1643 to 1715। expanded the borders of France through wars। यानी उन्होंने क्या करा, जो फ्रांस की जो बॉर्डर था, उन्होंने कहते हैं कि साम्राज्य विस्तार करा। उन्होंने जो फ्रांस था उसकी बाउंड्रीज को बढ़ाया, किसके थ्रू, वॉर के थ्रू। तो पहला रीजन यहां मिला, वॉर होगी तो क्या होगा, एक्सपेंस होगा, यानी उसके लिए क्या चाहिए, मनी। पहला आइडिया हमें यहां से लगा। दूसरा, ही कीप द पावर ऑफ द स्टेट अंडर हिज कंट्रोल एंड द सेंटेंस स्पोकन बाय हिम, आई एम द स्टेट। अब जो मोनार्कियल पावर है वो कहां से शुरू हुई होगी, यहां से शुरू हुई है। फ्रांस की बात कर रहे हैं हम एज ए आइडिया की बात। अब इसका जो भाई था आगे, जो इसके ब्रदर्स थे, जो भी आगे रूल करने वाले हैं, वो भी किस पे चलेंगे, इसी के नक्शे कदम पर चलेंगे। तो जब इनकी पीढ़ी स्टार्टिंग से ऐसी थी तो आगे वाली तो और खराब होने वाली है। तो कह सकते हैं कि जनरली आइडिया कहां से स्टार्ट होता, लुइस 14 से। उन्होंने क्या बोला कि जो मैं बोलता हूं ना वो सारे लॉ हैं, और जितनी भी पावर है वो सारी किसके पास रहनी चाहिए, मेरे पास रहनी चाहिए। तो अब लोगों का गुस्सा कहां स्टार्ट हुआ होगा, यहां से शुरू हुआ होगा। सिंपल सी बात है, अगर ये पावर रखेगा अपने हाथ में तो लोगों को परेशानी होगी। क्यों होगी, टैक्स बढ़ाएगा, पैसे इकट्ठे करेगा, जमीनें अपने नाम करेगा, जितनी भी है सबको कंट्रोल ये खुद करेगा। यानी क्या बुक में प्रिंट होगा, क्या नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, ये भी कौन डिसाइड करेगा, लुई 14। Although Louis XIV's constant wars weakened France's revenues, his successor Louis XV, 1715 to 1714, ruled for almost 60 years। अब यहां ऑलरेडी वो पैसे लगा चुका है, और थ्रू वॉर्स उसने क्या करा, जो रेवेन्यू सिस्टम था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा का वीक हो गया। उसके बावजूद उसका जो सक्सेसर था उसने 16 ईयर तक वहां रूल करा। अब इनके पास पैसा नहीं है, कहां से लेंगे, जितनी पब्लिक होगी उन सब से लेंगे। तो अब तीसरा जो नोटिफिकेशन मिलता है हमें लोगों के गुस्सों का, वो धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ता जा रहा है। He caused heavy damage to the French treasury by participating in the succession of Austria and the 7 Years War। अब उन्होंने क्या करा, लगातार जो फ्रेंच ट्रेजरी है उसको क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसका पूरी तरह से उसको वेस्ट कर रहे हैं। किसके अंदर, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑस्ट्रिया एंड द 7 Year Wars। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट आउट ये निकलता है कि चलो वॉर करी, ठीक है, बट उस वॉर का बेनिफिट क्या होता है कि हमें जो दूसरा एरिया है, या तो उनकी जो उनका किंग है वो अपने अंडर में आ जाएगा, या फिर हम उन पे रूल करेंगे, या फिर तीसरा जो वहां का रेवेन्यू है वो हमारा होगा।
यही होता वॉर के बाद, बट यहां ऐसा कुछ नहीं था। वाइल फ्रांस डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम दिस वॉर्स, द ट्रेजरी बिकम एम्प्टी ड्यू टू एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन द प्लेसेस ऑफ वर्साइज। अब जो वर्साई का महल था, फोर्ट था, उस पे पूरा का पूरा जो एक्सपेंस हो रहा है वो वेस्ट हो रहा है। क्यों? थोड़ा सा अगर स्क्रैच भी आ गया कहीं पे तो उसको वापस क्या करते थे, रिपेयर करवाते थे। इवन रिपेयर क्यों, उसको पूरा हटवा के नया बनवाते थे, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता था। और ये जो वर्साई का फोर्ट था ये किस लिए था? ये उनकी शो ऑफ का तरीका था। किसका? इन मोनार्कीज का। लुइस द 16th was the ruler at the time of the revolution। और इनकी बुरी किस्मत किसकी? लुइस 16 की। कि कब बने ये? रिवॉल्यूशन के टाइम, जब जो जनता थी, जो पॉपुलेशन थी, जो पब्लिक थी, पूरी तरह से एग्रेसिव हो चुकी थी। ही टू वॉज एन इंडोलेंट एज लुइस 15। और वो भी बिल्कुल लुइस 15 की तरह इंडोलेंट था, पूरा का पूरा, कि बस जो भाई बड़े भैया ने कहा वही हमारा टारगेट है। जनता को परेशान करना है, रेवेन्यू इकट्ठा करना है, एंजॉय करना है। यानी इसका मोटिव था लग्जरी लाइफ। क्या? लग्जरी लाइफ, शान शौकत की हमें जिंदगी जीनी है। अब ये दो स्टेटमेंट्स हैं, दो स्टेटमेंट जो पब्लिश हुए थे कि उस टाइम की जो कंडीशंस थी लोगों की, वो एक्सप्लेन करने के लिए। कौन सी? जो एजुकेटेड पीपल है। जॉर्ज डेंटन, हु लेटर बिकम एक्टिव इन रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स। इनका नाम है जॉर्ज डेंटन, जिन्होंने बाद में पार्ट करा है, जितनी भी रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स थी उन्होंने पार्ट करा। रोट टू अ फ्रेंड इन 1793, अपने दोस्त को लिखते हैं, लुकिंग बैक अपॉन द टाइम व्हेन ही हैड जस्ट कंप्लीटेड हिज स्टडीज। कब की बात कर रहे हैं? जब उन्होंने अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट करी थी। आई वॉज एजुकेटेड इन द रेजिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस। There I was in the company of important men. Once my studies ended, I was left with nothing. I started looking for a post. It was impossible to find one at the law court in Paris. The choice of a career in the army was not open to me. अब ये बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज की, कि मैंने पढ़ाई तो पूरी कर ली बट उसके साथ मुझे कुछ नहीं मिला। बात करें आर्मी की, तो ये बोले आर्मी के लिए, आर्मी बटालियन में उनके लिए जो पोस्ट थी वो ओपन नहीं थी, वो उनके लिए नहीं थी। मी एज आई वॉज नॉट नोबल बाय बर्थ, क्योंकि मुझे जो बर्थ बाय प्रिविलेज का जो बर्थ से अधिकार थे, राइट्स थे, वो नहीं थे। नॉर डिड आई हैव पैटर्न, और मेरे पास ऐसा कोई पैटर्न भी नहीं था। द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी ए रेफ्यूज, और चर्च भी उसकी हेल्प नहीं कर पाया। आई कुड नॉट बाय एन ऑफिस एज आई डिड नॉट पोसेस सॉरी आई कुड नॉट बाय एन ऑफिस आई डिड नॉट पोसेस ए सो, और मैं अपना एक ऑफिस भी नहीं बाय कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास सो नहीं था। अब ये सो क्या है? ये फ्रांस करेंसी है उस वक्त की। माई ओल्ड फ्रेंड turned their back to me. The system had provided us with an education without, however, offering a field where our talent could be utilized. कि हमारे जो सिस्टम है उन्होंने हमने एजुकेशन तो दी, इस सिस्टम ने हमें एजुकेशन दी, पर हमें ऑफर नहीं करा कि इस एजुकेशन को हम यूज कहाँ करें। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा टोंट मार एक तरीके से सिस्टम को, कि जो उस वक्त का सिस्टम था वो बिल्कुल ऐसे चल रहा था। Another one, an Englishman, author Young, traveled through France during the years of 1787 to 1789 and wrote detailed description of his journeys. He often commented on what he saw. अब ये कोई जर्नी कर रहे थे, उन जर्नी में उन्होंने क्या ऐसा देखा कि उन्होंने अपने दोस्त को लिखा या फिर उनको एक्सप्लेन करा है। He who decides to be served and waited upon by slaves, ill-treated slaves at that, must be fully aware that by doing so he is placing his property and his life in a situation which is very different from that he would be in. मतलब कि उस वक्त क्या होता था, जो मोस्टली रिच पीपल थे उनको जो स्लेव थे, जो दास थे, वो सर्विस देते थे। तो उन्होंने एक इंसिडेंट देखा, जो स्लेव था उन पर क्या हो रहा था, उन पर अत्याचार हो रहा था, ऐसा कि मतलब उसको मारा पीटा जा रहा था। उन्होंने देखा और बोला
कि ये मत भूलो कि आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप इनको कुछ भी करोगे, और दूसरी बात ये कि यही है जो आपको सर्विस दे रहे हैं, वरना दूसरा ऐसा नहीं करेगा। ही had he chosen the service for free and well treated men, and he who choose to dine to the accompaniment of his victims gone should not complain if during a riot his daughter gets kidnapped or his son's throat is slit। और उन्होंने ऐसा कहा है कि आप उनको परेशान कर रहे हो, ये सोचो कि अगर आपकी जो बेटी है वो ही कहीं किडनैप हो जाए या फिर कहीं मार दी जाए तो उनका आप दुख मत करना। क्यों आप ही उन्हीं को फोर्स कर रहे हो ऐसा करने के लिए। जो आप अपना टॉर्चर कर रहे हो, सामने वाले की जो डिग्निटी है उसको हर्ट कर रहे हो, उसके इमोशंस को हर्ट कर रहे हो। बट कल को अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप बिल्कुल भी माइंड मत करना। क्या इस चीज से आप एग्री करते हो? तो एक तरह से उन्होंने उनकी जो इमोशनल फीलिंग था उनको टच करा है, उस टाइम का जो चल रहा था बिहेवियर, एनवायरमेंट, उनको उन्होंने थोड़ा सा अपने राइट में इंक्लूड करा है। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। अब हम टाइम मशीन में गए थे, देखा कि कहां से ये सब शुरू हुआ था। लुइस 14 के टाइम से चला आ रहा है, वही सब कुछ चल रहा है। और जो ये दोनों थे, लुइस 14, 15, 16, ये तीनों के तीनों लग्जरी लाइफ के शौकीन थे। बहुत अंधाधुंध खर्चा करना इनका पेशा था, और हमें जीनी है तो मतलब रॉयल लाइफ जीनी है, चाहे जनता का कुछ भी हो, डजंट मैटर। अब हमें ये पता चला कि ये सब हुआ, पर इसका इफेक्ट लोगों पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आज नहीं तो कल लोगों ने क्या हुआ, एजुकेटेड होना शुरू हुआ, क्योंकि उनको पता था कि हम अगर पढ़ेंगे नहीं तो हमें नहीं पता इनके पास लॉ है उसमें क्या लिखा है। क्योंकि जो लुइस 14 था उसने क्या बोला कि जो मैं बोलूं वही लॉ है। अब उस लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, तो उन्होंने फिर से अपने आप को एजुकेट करना शुरू करा। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, जो रिवोल्यूशन हुआ वो कैसा? Louis 16 had to increase taxes for reasons you have learned in previous section। अब ये सब क्यों हुआ? हमने टाइम मशीन में जाकर ये देख लिया कि वो कंडीशन हुई थी, फिर हमने क्या करा, टैक्स इंक्रीज करा इन्होंने, वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसका जवाब हमें अभी मिला कि ये सब क्यों हुआ था, तो ये इसलिए हुआ, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू टाइम मशीन बाय दीपक सर। अंडरस्टैंड? इन फ्रांस of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone। अब चार्ल्स 14 के टाइम क्या था कि जो उन्होंने बोला मैं ही हूं लो, मेरे द्वारा मेरे मुंह से निकला गया हर एक शब्द क्या है, लो है, हर एक वर्ड लो है। बट कंडीशन थोड़ी थोड़ी तो चेंज होगी, क्योंकि लोगों को खुश करना है, उनको पूरी फ्रीडम नहीं देनी, बट अपने फेयर में तो करना पड़ेगा। तो फिर क्या रूल हुआ कि जो मोनार्क है ना वो डिड नॉट हैव पावर, उसके पास इतनी पावर नहीं थी इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल, यानी उस अकेले के द्वारा टैक्स इंक्रीज करना। अब उसमें क्या आएगा, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, जिनमें मोनार्क को कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों कि इनको तो टैक्स भरना ही नहीं है। पर बात किस पे आती है, पूरा का पूरा प्रेशर किस पे आता है, थर्ड स्टेट पे, क्योंकि टैक्स उनको भरना है। और एक पर्सन की जो अर्निंग थी उससे 100% अर्निंग थी, उसमें से 85% ये पूरा का पूरा टैक्स में पे कर देते थे, तो बचा क्या 15%। तो फिर वही बात हो गई ना कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ा के का, बस। rather he had to call a meeting of the states general which would then pass his proposal for new taxes। अब क्या करना था, उसे एक मीटिंग बुला ली थी इन तीनों की, तीनों स्टेट की मीटिंग बुलाएगा, उनमें डिसाइड होगा कि ये हमें टैक्सेस लगाने हैं। पर टैक्सेस क्यों लगाने हैं वो आपने देखा, किस पर लगाने हैं वो हमें पता है, पर कंडीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body। हाँ, मीटिंग के बिना टैक्स लगाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, बट वो चाहे तो जब चाहे उसको मीटिंग बुलवा सकता था। एंड द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614। तो सबसे इससे लास्ट वाली मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। द स्प्रेड ऑफ ग्रेट फियर।
अब हमने देखा जो बेस्टाइल फोर्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो लोग डर क्या गए थे? लोग डर गए थे कि जो हमारा किंग है ना, उसने ऑर्डर दे दिया ट्रूप्स को कि एंटर हो जाओ, सबको फिनिश कर दो। बट एक्चुअली में वैसा था या नहीं था वो बाद की बात है। बट जो आउटकम आया उसका, यानी लोगों की उन्होंने सिर्फ सुना और उनका डर इतना फैल गया, और ये मैप उसी फियर को इंडिकेट करता है। कहते हैं क्या, जो सही बात है ना, जो नॉलेज की बात है वो नहीं फैलती, बट जो एक अफवाह है वो इतनी तेजी से फैलती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो वही हुआ, ये जो उनका फियर था वो बहुत मास कंडीशन में फैल गया पूरा। अब जो ये ग्रीनरी है, एक सेकेंड, अब जो ये ब्लू लाइन एरिया है, इन सब में उनका फियर जो है वो पूरा का पूरा क्या हो गया था? स्प्रेड हो गया था। अब देखो, उनका फियर था बहुत वाइड तरीके से स्प्रेड हुआ, और इतना डर लोगों में बढ़ गया कि फिर उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट देखा ना, लोगों का बिल्डिंगें देखी, सबको डिस्टर्ब कर दिया। तो यही बात है कि जो फियर है ना वो बहुत स्पीडली इंक्रीज हुआ। अब जो ग्रीन एरियाज हैं उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट जो ब्लूइश एरिया जो अभी मैंने मार्क करा उस सारे में उनका फियर, सिर्फ एक डर कि राजा ने सैनिकों को अंदर भेज दिया है हमें मारने के लिए, बस। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the State General to pass proposal for new taxes. 5 मई 1789, डेट आपको याद रखनी है। क्या करा लुइस सर ने? मीटिंग बुला ली है कि अब हम क्या करेंगे, हम टैक्स डिसाइड करेंगे, और जो थर्ड स्टेट है ना उस पर सारे टैक्स हम पुट करेंगे। ओके, अब इस मीटिंग का नाम क्या था? ई स्टेट जनरल, यानी जहां मीटिंग होती है स्टेट जनरल। इसी को बाद में बदल कर इसका नाम नेशनल असेंबली कर लिया गया। अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज की बात करें तो a represent hall in Versailles was prepared to host the delegates. अब जितनी भी मीटिंग हो रही है ना यूरोप के अंदर, वो सारे इसी महल में हो रही है। अब इस पे खर्चा भी हुआ, क्यों? क्योंकि शो ऑफ करने के लिए कि किंग कहाँ रहता है, किंग तो वर्साइल में रहता है। वो हॉल ऑफ मिरर्स, बहुत शान और शौकत, बुरी तरह से मतलब लग्जरियस लाइफ है, और लोग यहाँ आके देखते भाई कितना शान शौकत किंग रहता है, तो आधा गुस्सा तो लोगों को वही आने लग गया था कि यार देखो हम कहाँ रह रहे और ये कहाँ। अंडरस्टैंड? तो उन्होंने क्या करा, होस्ट करवाई, मीटिंग होस्ट करवाई, उसमें भी एक्सपेंस। अंडरस्टैंड? द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 representatives each who were seated in rows facing each other on two sides. अब क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट स्टेट था, हमारे पास 3 स्टेट थे, हमने ट्रायंगल डिस्कस किया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये 2 स्टेट थे जो टैक्स पे नहीं करते थे, जो टैक्स पे नहीं करते बट फाइनेंशियली ये बहुत ज्यादा रिच है, अंधाधुंध पैसा इनके पास। उन्होंने हर एक ने 300 रिप्रेजेंटेटिव बेचे, यानी दोनों के 600। तो क्या हुआ, who were seated in rows, ये रो में बैठ गए अपने एक दूसरे के सामने फेस करके, ये हो गया फेस, ये इस तरफ फेस, ये दोनों के आमने सामने फेस करके बैठ गए 300। While the 600 members of the third state, जबकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी थर्ड स्टेट की, इन्होंने कितने भेजे 600, यानी इन दोनों का एडिशन, यानी दोनों को मिलाकर 600 हो रहा था। यहाँ खुद थर्ड स्टेट अकेली पॉपुलेशन 600 है, उन्होंने भेजा एंड हैड टू स्टैंड एट द बैक, और इनको इन सब के पीछे खड़ा रहना पड़ा था। अब देखो मीटिंग बुलाई किसके लिए, तीनों स्टेट के लिए। सीट किनको मिलनी चाहिए, तीनों स्टेट को मिलनी चाहिए बाय जनरल लॉ, पर किसको मिली है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड जो इनके पीछे खड़ा है। The third state was represented by its more prosperous and educated members, और जितने भी पीपल्स है ना वो सारे के सारे एजुकेटेड हैं, हो सकता है इनसे ज्यादा भी एजुकेटेड हो,
बट खड़े कहाँ, पीछे। जबकि एक बात ध्यान रखना कि जो 85% अपनी अर्निंग का टैक्स है वो भी यही लोग भरते थे, वो भी ये थर्ड स्टेट वाले ही भरते थे। इसके बावजूद उन्हें खड़ा कहाँ खड़ा गया, पीछे। तो उस वक्त इनका इतना कोई दोष नहीं था ना, इन्होंने इतना उस पर रिवॉल्ट पे कहा कि हमें खड़ा रहना गया, इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने खड़े रहे, मीटिंग स्टार्ट हो गई है। Peasants, artisans and women were denied entry to assembly. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters that the representatives had brought within them. और जो 600 पॉपुलेशन थी ये सारी की सारी, वो सारे के सारे एजुकेटेड थे, सारे के सारे एजुकेटेड थे। एंड पीजेंट्स, आर्टिशन एंड वुमेन को उस वर्साई फोर्ट में एंट्री नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या करा, 40,000 लेटर्स लिखे कि जो नया टैक्स सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, या फिर जो नया रूल है वो कैसा होना चाहिए। कौन लेकर आया, उनके 600 रिप्रेजेंटेटिव लेकर आए वहां उस फोर्ट के अंदर। Voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote, कि सब स्टेट के पास क्या होगा, सिर्फ एक वोट होगा। अब एक वोट होगा तो डिवाइडेशन कितने हैं, 1 2, ये होएगा 2 और ये होएगा 1। तो जो रिजल्ट रहेगा वो किसके फेवर में रहेगा, वो किंग के फेवर में रहेगा। This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice, और वो भी सेम करने वाले थे इधर। But members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as an whole. Assembly सबसे वोटिंग लेगी, सबसे वोटिंग लेगी और सबका जो वोट होगा वो निष्पक्ष होगा, मतलब बिना किसी प्रेशर के। वर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, जिसके बाद सभी मेंबर में हर एक मेंबर के पास एक वोट होगा। जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है कि सबको वोट का अधिकार है आफ्टर 18, तो वही उन्होंने कहा कि सबके पास एक वोट होना चाहिए, क्योंकि वहां कितने पीपल थे, 600 प्लस 300 एंड प्लस 300, 12,000 थे। Then the East State General was a political body to which the 3 states sent their representatives. तो हमें पता है जो ईस्ट स्टेट जनरल था वो क्या था भाई, तीनों सोसाइटीज जो है वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी मीटिंग के लिए। अब ये पेंटिंग 5 मिनट्स के बाद डिस्कस करते हैं। पहले ये लाइन कवर होगी पीछे, यहां से देखो। This was one of the democratic principle put forwarded by philosopher like Rousseau. Members of the third state walk out the assembly in protest. अब जो उनकी डिमांड क्या थी, हर एक पर्सन के पास एक वोट होना चाहिए, पर उनको उसको एक्सेप्ट नहीं करा। तो एक्सेप्ट नहीं करा, जो आइडिया था वो वोटिंग का, वो किसका था, फिलोसोफर। सिर्फ रूसो का नहीं था, बहुत सारे फिलोसोफर का था। मेनली जो आइडिया ब्रॉड करा वो रूसो ने करा। इनका मानना था भाई जो वोटिंग है वो सब में बराबर होनी चाहिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो इसी को साथ में लेकर वो जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे वो सारे के सारे क्या आ गया, एज ए प्रोटेस्ट करने के लिए मीटिंग से बाहर आ गए। तो जैसे ही मीटिंग से बाहर आएंगे तो क्या होगा, मीटिंग पूरी की पूरी डिसबैंड हो जाएगी। अंडरस्टैंड। रही बात फिलोसोफर्स की, तो इस चैप्टर के बाद या फिर अगले सेशन में जितने भी फिलोसोफर है इस बुक, इस चैप्टर में आने वाले हैं, सबके बारे में बढ़िया बढ़िया चीजें बताने वाला हूं मैं आपको। The representatives of the third state viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. अब क्या कर रहे हैं, जो थर्ड स्टेट है ना वो ये सोच रहा है, जनरली क्या सोच रहा है कि टैक्स भरते कौन है, हम। जमीन है किसकी है, किंग के पास, हमारी। हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी है, सॉरी हमारी। तो उन्हें क्या लगा कि वी आर द स्पोक्समैन फ्रेंच नेशन, की क्या है, हम ही हैं अब पूरा नेशन, और नेशन हम हैं। तो अब उन्होंने डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे, हम ही हैं जो हमारे लिए चेंजेस कर सकते हैं। उन्होंने खुद को एज ए नेशन डिक्लेयर कर चुके हैं अब, कि हमें जो फर्स्ट सोसाइटी है और सेकंड सोसाइटी है उनकी कोई नीड नहीं है, थर्ड स्टेट है पूरा का पूरा खुद का एक नेशन है। On 20 June, they assembles in the hall of indoor tennis court on the ground of Versailles. वर्साइल के महल में
अब बात करें वर्साई महल की, वो कोई छोटा मोटा महल नहीं है, बहुत बड़ा है, जिसपे किंग का पूरा ट्रेजर खाली हो जाए वो छोटा हो सकता है क्या? नहीं, सारी सुविधा थी, पूरी की पूरी लग्जरी लाइफ थी वर्साइल फोर्ट में। उन्होंने क्या करा, जो ग्राउंड पे इंडोर टेनिस कोर्ट है वहां पे इकट्ठा हो गए। कहां हो गए? ये रहे, ये पूरे के पूरे लोग, ये सारा का सारा थर्ड स्टेट है, ध्यान रखना, थर्ड स्टेट वर्साई फोर्ट के जो ग्राउंड में टेनिस कोर्ट है वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने ओथ टेक यानी शपथ ली कि जब तक हम संविधान नहीं बना देते फ्रेंच का, तब तक हम नेक्स्ट मीटिंग या फिर किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसी पेंटिंग को द टेनिस कोर्ट ऑथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द टेनिस कोर्ट ऑथ। और इसी को पेंटिंग को उसी हॉल में लगाया जाने वाला था। Understand? They declare themselves as National Assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. उन्होंने क्या करा? अब कसम खा ली उन्होंने कि कसम खाते हैं जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं बना लेंगे हम डिस्पर्स यानी हम विखंडित या फिर हम अलग नहीं होंगे। ये जो कमेटी बनी है ये बनी रहेगी। और उस कंडीशन में क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन था, जो रूल बुक थी, दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। जो पूरा का पूरा जो मोनार्कियल सिस्टम है उसकी पावर को क्या कर देगी? लिमिटेड कर देगी। दे वर लेड बाय मिराबाउ एंड आबेसियास। ये दोनों फिलोसोफर थे। पहले हमने देखा रूसो, मिराबाउ, आबेसियास, सबके बारे में देखने वाले हैं। मिराबाउ was born into a noble family but was convinced of the need to do away a society of feudal privileges। जबकि जो मिराबाउ था ये कहाँ बोना? नोबल फैमिली, मतलब फर्स्ट सोसाइटी में। ये वैसे रिच है बट सपोर्ट किसको करता है? सपोर्ट करता है थर्ड स्टेट को, क्योंकि ये वेल एजुकेटेड है, ही नोज राइट्स वेरी वेल। तो क्या करा? ये कन्विंस नहीं था किसके लिए? जो फ्यूडल सिस्टम था उसको फिनिश करने के फेवर में था, यानी इनडायरेक्टली ये थर्ड स्टेट के फेवर में था। आबेसियास ओरिजिनली ए प्रीस्ट कौन से सोसाइटी में थे? सेकंड सोसाइटी में थे, प्रीस्ट लोग थे। ये भी क्या है? सेकंड सोसाइटी थे, बट wrote an influential pamphlet called What is the Third State। और इन्होंने भी अपना पैम्पलेट लिखा कि थर्ड जो नेशन है या फिर थर्ड स्टेट है वो है क्या, जो डिवाइड कर रखा था पहले सिस्टम्स को, वो है क्या। ये दोनों वेल एजुकेटेड थे, फिलोसोफर थे, इन्होंने दोनों ने किसका सपोर्ट करा? थर्ड स्टेट का। तो चीजें यहां से आती है कि जैसे एजुकेटेड पर्सन हुआ उन्होंने सही यानी जो चीजें सबके लिए सही है उसको उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा। National Assembly was busy at Versailles drafting a constitutions. The rest of France seethed with turmoil में। अब ये पूरे के पूरे क्या करें? उसमें लगी हुई है, संविधान बनाने में लगे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे हुए हैं, एंड तक लगे हुए पूरा। रेस्ट ऑफ फ्रांसिस सीथड विद टर्मोइल, यानी जब दूसरे लोग रिवोल्ट कर रहे थे तब ये लोग क्या कर रहे थे? ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। Sir, winter had met a bad harvest. The price of bread rose, and often bakers exploited the situation and hoarded supplies. अब क्या हुआ? विंटर आ गई, विंटर क्राइसिस हुआ। जैसे ही विंटर क्राइसिस हुआ क्या हुआ? बैड हार्वेस्ट, फसल जो थी वो खराब हो गई। फसल खराब होने से द प्राइस ऑफ ब्रेड रॉज, यानी जो ब्रेड के प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गए सडनली। एंड ऑफन बेकर्स, और जो इनको बेचने वाले थे, सेलर थे, उन्होंने क्या करा? उन्होंने उनकी प्राइस बढ़ा दी। अब ये सोच रहे कि हम क्या करेंगे? 2 दिन में अमीर हो जाएंगे। सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज, और ज्यादा सिचुएशन बढ़ने पर उन्होंने को सप्लाई है वो क्या कर दी? होर्ड कर दी। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, crowds of angry women stormed into the shops। लंबी लंबी लाइनों में लगी थी लेडीज, किसके लिए? सिर्फ ब्रेड के लिए। कीमतें बढ़ने के बावजूद लोगों को ब्रेड प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पा रही थी, तो भूख से क्या गुस्सा आया, तो
तो गुस्सा हो गया, उन्होंने क्या कर दिया, स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स, तूफान ला दिया। वुमेन ने क्या करा, तूफान ला दिया। मैन रेवोल्यूशन ला रहे हैं, महिलाओं ने तूफान ला दिया, पूरा का पूरा जो शॉप्स था उनका डिस्ट्रॉय कर दिया। एट द सेम टाइम दे ऑर्डर्ड troops to move into Paris, and on 14th July the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille। और जब ये सब कंडीशन हो चल रही थी, पैरेलल में चल रही थी, उसी वक्त जो किंग था उन्होंने ऑर्डर करा कि जितनी भी ट्रूप्स है पेरिस में मूव करने के लिए। यहाँ वर्ड है मूव करने के लिए, बट लोग ये सोचेंगे हमें मारने के लिए आ रहे हैं, हमें मारने के लिए आ रहे, तो हम तो मरेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम सामने से मारेंगे। एक तो हम भूखे हैं, ऊपर से हमें परेशान कर रहे हैं। तो 14 जुलाई को जितनी भी पॉपुलेशन थी वो अपने पूरे एग्रेसिव मोड में, पूरे गॉड मोड में आ गई बुरी तरह। तो उसी का रिजल्ट क्या रहा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बेस्टाइल फोर्ट। अंडरस्टैंड? In the countryside, rumors spread from village to village. गांव से गांव तक फैल रहा है that the lord of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy ripe crops. अब एक तो पहला क्या फैला कि ट्रूप्स आ रही है हमें मारने के लिए, दूसरा कि जो किंग है उन्होंने हायर करा है, क्या हायर करा है, ब्रिगेड हायर करे हैं, किसके लिए, टू डिस्ट्रॉय राइप, हमारी जो फसल है, हमारे जो फूड ग्रेन्स है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब तो भगवान ही बचाएं। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized horse and pitchfork and attacked on Chetix. They looted hoarded gain and burnt down documents containing record of manorial dues। अब वो पूरी की पूरी भीड़ थी, वो उसी इलाकों में, यानी जो किसान थे मोस्टली, अब फसलों पे किनका होता है, जो मोस्टली फार्मर्स हैं। अब फार्मर्स के पास ये न्यूज़ पहुंची कि आ रहे हैं, वो बोला आने दो। जो खुद की फसल थी वो सेफ साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बट जो लोगों के पास थी, यानी जो मोनार्की सिस्टम जो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के पास थी, लोग वहां घुस गए क्योंकि उनके खून को खाने को मिल नहीं रहा था। घुसे, पूरी तरह से तबाह कर दिया उनको। जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास जिनमें फ्यूडल ड्यूज लिखे हुए थे कि भाई इसकी जमीन अब मेरे नाम है, इनकी जमीन है मेरे नाम, इनका इतना ड्यूज है, सबको पकड़ा, जला दिया, सबको डिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब हमारा कोई ड्यूज पेंडिंग नहीं है। सारा ड्यूज हमने क्या कर दिया, एक ही झटके में क्लियर कर दिया। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries। और वहाँ जितने भी नोबल्स थे, जितने भी कह सकते हो जो रिच फैमिलीज थी, क्योंकि लोग भड़के हुए थे, लोग घरों में घुस रहे हैं, मर रहा है तो ठीक है, नहीं मर रहा है तो फेंक रहे साइड में, बट जो उनकी प्रॉपर्टी हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। उसी के अफ्रेड, यानी उन्हीं से डरते हुए जो नोबल्स कम्युनिटी थी वो पूरी की पूरी वहां से फरार हो गई। कुछ दूसरे एरिया में चले गए और कुछ ने वहां से माइग्रेशन कर लिया नेबर्स कंट्री में। Faced with the power of his revolting subject, अब उन्होंने देखा, किसने, लुईस 16 ने देखा कि जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं। अब इन्होंने कुछ करा तो नहीं जनता के लिए, उल्टा जनता ने इनके सामने कुछ कर रहा है। अभी क्या डर गए, इन्होंने क्या करा, क्योंकि अगर मैंने इनको, या तो दो चीजें होंगी, पहली क्या होगी, मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं इनकी जितनी भी डिमांड है उसको अप्रूव करूं, तो क्या हो जाएंगे, ये शांत हो जाएंगे, हाँ चलो एज अकॉर्डिंग टू आवर किंग ने हमारी जो डिमांड है वो अप्रूव कर दी। दूसरा, अगर मैं अप्रूव नहीं करता तो या तो मुझे वहां से माइग्रेट होना पड़ेगा या फिर मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तो इसी अफ्रेड से फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्नाइज टू द नेशनल असेंबली and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution। अब जो नेशनल असेंबली बनी थी, उन्होंने क्या कसम खाई थी कि जब तक हम बना नहीं लेंगे ना, तब तक हम यहां से हिलेंगे नहीं। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये असेंबली काम कर रही है अपना सेम टाइम में, और उसी के पैरेलल जो वहां की जो पब्लिक है वो क्या कर रही है, वो रिवोल्ट कर रही है। दोनों काम चल रहे हैं पैरेलल में। अब एंड कंडीशन क्या आई, इनका जो वर्क था
वो कंप्लीट होने पर था और यहाँ जो किंग था वो समझ गया कि अब क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर फाइनली क्या हुआ, एक्सेप्ट करना एंड वो जितनी भी पावर्स थी चेक बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वो जितनी भी पावर्स मोनार्की के पास है वो सारी सारी उतनी ही रहेगी जितना कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes। और 4 अगस्त की नाइट को जो असेंबली था उन्होंने क्या करा, रूल पास करा। क्या रूल पास कर दिया कि जो फ्यूडल ड्यूज है, फ्यूडल सिस्टम है, उसको खत्म करो, ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करो और टैक्स को या तो खत्म करो या फिर लो करो, एबॉलिश करो, मतलब पूरा का पूरा खत्म कर दिया। अब जैसे ये 3 चीजों पर बैन लगा तो पब्लिक क्या हुई, थोड़ी रिलीफ हुई कि हाँ हमारे फेवर में काम हुआ है। मेंबर्स ऑफ क्लर्गी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। और जितने भी रिच सोसाइटीज थी जिनको बाय बर्थ राइट्स मिले हुए थे उन सारों को सारों गिव अप करना पड़ा उस सोसाइटी को, कि जो हमारे बाय बर्थ जितने भी हमारे राइट्स हैं वो सारे सारे क्या करते हैं, हम हैंड करते हैं, वो सारे सारे क्या हो गए, फिनिश हो गए। अब लोग और खुश हो गए कि चलो बुरा नहीं तो tithes were abolished and land owned by church were confiscated। अब जो टाइथ टैक्स था उसको पूरा क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया। यानी जो सोसाइटीज है, जो चर्च वगैरह है, जो सेकंड सोसाइटी, जो फर्स्ट सोसाइटी है, वो कोई भी टैक्स नहीं लेगी। जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा और वही सिर्फ किंग को या फिर जो महल को या फिर जो उनके मोनार्की सिस्टम है उनको पे किया जाएगा। किसके लिए, पब्लिक के लिए। अंडरस्टैंड। एंड लैंड ऑन बाय चर्च, और जितना भी जमीनें, जितना भी लैंड था चर्च के पास वो पूरा का पूरा कन्फिस्केट, यानी उनको फिनिश करना, छोड़ना पड़ा। किसके अकॉर्डिंग आ गया, वो सारा का सारा पब्लिक के पास आ गया। जितना भी मनी मैटर है वो सारा का सारा किस में आ गया, ट्रेजरी में आ गया। किसकी ट्रेजरी में, अब जितने भी ड्यूज थे वो सारे के सारे क्या होंगे, लोन स्टार्ट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। और जो फ्रांस में 2 बिलियन लीवर्स का जो पेमेंट था वो इकट्ठा हो गया, जिसमें सारे ड्यूज वो क्लियर हो जाएंगे और जितने भी एसेट थे लोगों के पास या चर्च के पास थे वो सारे सारे पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगे। तो अब क्या हुआ, लोगों की जो कंडीशंस है वो वेल हो रही है। तो ये था एक कॉन्स्टिट्यूशन होने का, एक करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन होने का बेनिफिट। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हम देख लेते हैं, याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, 1774 लुइस 16 become king of France, faces empty treasury and growing discontent with society of the old region। लुइस 16 बना था 1774 में। 1789 में क्या हुआ, कन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल, थर्ड स्टेट फॉर्म नेशनल असेंबली, द बैस्टल इज स्टॉर्म्ड, पीजेंट रिवॉल्ट्स इन कंट्री साइड। 3 चीजें यहाँ हुई। 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग एंड गारंटीड बेसिक राइट्स टू ऑल ह्यूमन बीइंग। जितने भी मानव प्रजाति ह्यूमन हैं उन सबको बेसिक राइट्स मिलेगा। किसका, एजुकेशन का, पब्लिक का, लाइफ का या फिर अर्निंग का। 1792-93 फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक, द किंग इज beheaded, ओवरथ्रोन ऑफ द जैकोबिन रिपब्लिक, ए डायरेक्टरी रूल फ्रांस। और 1792 से 93 में डायरेक्टरी ने रूल करा, वो हम आगे पढ़ेंगे। 1804 में नेपोलियन बिकम एम्परर ऑफ फ्रांस, एनेक्सर लास्ट पार्ट ऑफ यूरोप। सबसे बड़े पार्ट पर किसने रूल करा, नेपोलियन बोनापार्ट। 1815 नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरपूल, नेपोलियन का फ्रांस से यूरोप में एंटर और उसका डिफीटेशन पूरा का पूरा करने वाला। और नेपोलियन सबसे ज्यादा पॉपुलर पर्सन में से एक है। और आज का जो हमारा सेशन है करते हैं यही खत्म। नेक्स्ट सेशन में बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।